हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो, आज हम बीपीएससी के जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज मैं आपको, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे एकदम डिटेलिंग में नहीं पूछा जा रहा है ना, उससे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे। 2-3 क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम से आते हैं जो काफी बेसिक से होते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को ओरली बताऊंगी एंड जितने भी इसके की पॉइंट्स है ना, उनको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी बातें डिस्कस करी थी, जब हमने स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम किया था, तो उसमें कौन कौन से टर्म्स, कौन कौन से टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था एंड वो टॉपिक्स क्या होते हैं, तो उनका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, जिससे कि आपका एक रिवीजन हो जाएगा। एंड अगर आपको डाउट लगता है कि भाई हमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, एक कंप्लीट डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आप अपनी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करें हम। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई, एक सॉफ्टवेयर है। किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इतनी बेसिक सी बातें हमें आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैंने अपने नोट्स अपने सामने रखे हुए हैं, जिससे कि मुझे पता चले कि मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक्स करवाए हुए हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है एंड मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, यूजर कौन होता है? यूजर मैं हूं, यूजर आप है जो कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, वो कौन है? आपका यूजर है। ठीक है, एंड हार्डवेयर क्या हो गया? हमारे सिस्टम हो गया। तो एक यूजर और हार्डवेयर के बीच में कौन इंटरफेस करवाता है, कौन इंटरेक्ट करवा रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करवा रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। अगर विंडोज ना हो तो आपका जो कंप्यूटर है, जो आपका मॉनिटर है, वो क्या है? एक प्लास्टिक बॉक्स है ना आप उसमें कुछ कर सकते हो, ना ही उसमें हम कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप उसमें डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? यूजर उस पर काम कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया भाई? एक इंटरफेस हो गया बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इतना हमें पता है। लेकिन साथ ही साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको भी रन करवाने के लिए क्या प्रोवाइड करवाता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। ये डेफिनेशन भी काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करवाने के लिए प्लेटफॉर्म देता है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये हमने कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो ये दोबारा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्यूटर फंडामेंटल की आई थिंक एक ही क्लास थी जो मैंने फर्स्ट आपको दी थी, उसको एक बार देख लीजिएगा अगर कोई भी आपको डाउट है तो। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। उसके बाद देखिए, एक मिनट, वो क्या है ना कि बीच बीच में बंद हो जाता है, तो इसलिए चेक करना पड़ता है कि आवाज रिकॉर्ड हो भी रही है नहीं हो रही। तो अब उसके बाद है हमारा फंक्शंस। हमने बात की थी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो देखो, फंक्शन वैसे तो आप लोगों को इजीली पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन उनको परफॉर्म करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। अगर बेसिक उनके हम कीवर्ड्स की बात करें तो फर्स्ट आता है आपका जो सबसे मेन फंक्शन है ना। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शन है, आपको 4 ऑप्शन भी मिलेंगे एंड उन 4 ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो वो चारों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन मिलेंगे। लेकिन अगर आपको उन 4 ऑप्शन में एक रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑप्शन मिले, तो जो मेन फंक्शन होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, जो हम मेन मानते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर ऑल ऑफ द अबोव है तो ऑल ऑफ द अबोव रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन था भाई मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट हमें पता है कि क्या होती है, कि भाई किसको कितनी मेमोरी देनी है, किसको कितनी अलॉट हो चुकी है, ये सारी चीजों के कौन ध्यान रखेगा? इन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम इन सबको ध्यान रखता है। ठीक है, तो एक तो हो गई मेमोरी मैनेजमेंट। उसके अलावा अगर हम मेमोरीज की बात करें तो सबसे जो स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है, जो मैंने आपको बताई थी, वो थी आपकी रजिस्टर। ठीक है, और सबसे फास्ट मेमोरी भी आपकी कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। एक पिरामिड मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर, उसके बाद आपकी कैश मेमोरी आती है एंड देन उसके बाद आपकी रैम आती है। ठीक है, तो ये रैम या फिर मेन मेमोरी है उसको बोल सकते हैं। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड लास्ट थी आपकी मैग्नेटिक टेप। तो देखो,
जो मैग्नेटिक टेप है वो सबसे सस्ती आती है, चीपेस्ट मेमोरी होती है एंड उसका साइज भी, जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो काफी लार्ज होती है, तो वो सबसे लास्ट में है मैग्नेटिक टेप। और जो रजिस्टर है वो सबसे टॉप के ऊपर होता है। रजिस्टर के बाद आपकी कैश मेमोरी है, ठीक है, उसके बाद आपकी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में रैम आ जाएगी, देन आपकी सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। सेकंड जो हमने फंक्शन बात की थी वो था आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। एंड ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है ना, इसको इस प्रोसेस मैनेजमेंट को हमने एक नाम दिया है, वो क्या है आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट की जब बात की जाती है तो किसका नाम आता है भाई, प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात होती है। एंड एक प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस होती है कि एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, मतलब कि एग्जीक्यूशन, कोई भी एक प्रोग्राम जो आपका एग्जीक्यूशन में है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। एंड प्रोसेस की हमने 5 स्टेट्स को डिस्कस किया था। कौन कौन सी 5 स्टेट्स है, 5 स्टेट्स एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेट है, कौन कौन सी नहीं है। तो एक तो आपकी न्यू थी, ठीक है, उसके बाद आपकी रेडी आती है, फिर रनिंग होती है, एंड रनिंग के बाद नीचे वेटिंग या फिर उसको हम सस्पेंडेड या ब्लॉक्ड भी बोल देते हैं, और लास्ट आपकी टर्मिनेटेड होती है। न्यू का मतलब क्या है कि आपकी जो प्रोसेस है, आपकी जो जॉब है वो क्या है, रेडी है, मतलब कि सबसे पहले वो कहां जाएगी, आपकी न्यू के अंदर जाएगी। उसके बाद वो न्यू के अंदर क्रिएट हो चुकी है, उसके बाद कहां जाएगी, वो रेडी के अंदर जाएगी। रेडी का मतलब क्या हुआ कि अब वो सीपीयू एलोकेट करने के लिए, सीपीयू एलोकेट करवाने के लिए क्या है, आपकी रेडी है। जब उसको सीपीयू एलोकेट करवा दिया जाएगा तो वो कहां चली जाती है, आपकी रनिंग स्टेट में चली जाती है। एंड रनिंग के बाद अगर उसमें उसको किसी इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, या फिर कोई वो आ गया हाईएस्ट प्रायोरिटी का कुछ इंटरप्ट आ जाता है, तब वो कहां चली जाती है, आपकी वेटिंग स्टेट में चली जाती है एंड वापिस से वो रिज्यूम हो जाती है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है, जब आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वो कहां जाएगी, आपके टर्मिनेट हो जाती है। तो ये 5 स्टेट्स हमने डिस्कस की थी, ठीक है, एंड विद एक डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको ये करवाया था। फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग की जब बात होती है तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोसेस कितने टाइप की होती है, तो प्रोसेस आपकी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एक होती है कॉर्पोरेट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होती है कि भाई वो एकदम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो अपनी प्रोसेस स्टेट किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगी। एंड जो आपकी दूसरी क्या थी, कॉपरेटिंग प्रोसेस, नाम से पता चल रहा है वो कॉपरेट कर लेगी, तो वो अपनी स्टेट्स को किसी दूसरी प्रोसेस के साथ क्या कर सकती है, कॉपरेट कर सकती है, शेयर कर सकती है, ठीक है। फिर अगर प्रोसेस रिलेशनशिप की बात की जाए तो 2 रिलेशनशिप थे, एक तो आपका कंपटीशन आता है, एक आता है कॉपरेशन आता है। जब इंडिपेंडेंट प्रोसेस की बात होती है तो वो कंपटीशन वाला रिलेशनशिप चला जाता है, एंड जब आपका कोऑपरेटिंग प्रोसेस की बात हो रही होती है तो आपका कोऑपरेटिंग रिलेशनशिप हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस स्टेट कौन कौन सी होती है, प्रोसेस टाइप, प्रोसेस रिलेशनशिप, ये हमने बात कर ली अभी। एंड फिर उसके बाद आती है आपकी प्रोसेस शेड्यूलिंग की। उससे पहले भी एक टर्म आती है प्रोसेस के अंदर, वो क्या था आपका, पीसीबी। क्या है आपका, पीसीबी। फुल फॉर्म पूछ सकता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। पीसीबी क्या होता है, इसके अंदर आपकी प्रोसेस की ना सारी डिटेल पीसीबी अपने पास स्टोर करके रखता है। अब ये डिटेल किस टाइप की होती है कि भाई उसकी आईडी क्या है, वो कौन सा जीपीआर यूज कर रहा है, जनरल पर्पस रजिस्टर कौन सा यूज कर रहा है, कौन सी स्टेट में है, फिलहाल हमने 5 स्टेट की बात करी, उनमें से वो पर्टिकुलर प्रोसेस किस स्टेट में है। उसके अलावा इसके अंदर प्रोग्राम काउंटर, प्रायोरिटी, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स एंड लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये क्या है, ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना प्रोसेस के, वो आपके कौन स्टोर करता है, पीसीबी स्टोर करता है, प्रोसेस कंट्रोल एट्रीब्यूट। इन सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने डिटेलिंग में डिस्कस किया था, ठीक है। फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं, रिवीजन क्लास ले रहे हैं, तो एक ओवरव्यू की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको एक क्या दे रही हूँ, एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद चलिए बात करेंगे किसकी, क्यू की। प्रोसेस क्यू, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल कितनी प्रोसेस होती है तो टोटल कितनी क्यू होती है, तो टोटल 3 प्रोसेस क्यू होती है। कितनी होती है आपकी, 3 प्रोसेस क्यू होती है। कौन कौन सी होती है भाई, एक तो है आपकी जॉब क्यू होती है, सेकंड आपकी होती है वेटिंग क्यू, एंड थर्ड होती है आपकी एक रेडी क्यू, ठीक है। तो जॉब क्यू का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग में जितनी भी प्रोसेस होती है ना, वो कहाँ पे स्टोर होती है, आपकी जॉब क्यू के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपकी रेडी क्यू,
रेडी क्यू मतलब कि अभी वो जो आपकी जॉब क्यू से हमने क्या उठा लिया, उस जॉब को उठा लिया एंड उसको रेडी क्यू के अंदर डाल दिया, फिर उसको हम कहाँ ले जाएंगे बाद में एग्जीक्यूशन के लिए, सीपीयू एलोकेट करवा देंगे। तो तब आपकी कौन सी क्यू यूज हो रही होती है, रेडी क्यू यूज हो रही होती है। थर्ड होती है वेटिंग क्यू, जब वो वेट कर रही होगी तब वो कौन सी क्यू में चली जाती है, वेटिंग क्यू में चली जाती है। एंड पीसीबी वेटिंग क्यू की भी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि जॉब क्यू है वो कौन मेंटेन करता है, कौन सी मेमोरी मेंटेन करती है, तो जॉब क्यू आपकी सेकेंडरी मेमोरी मेंटेन करती है, और जो आपकी रेडी क्यू होती है वो आपकी मेन मेमोरी के अंदर होती है, ठीक है। अब तीसरी बात इसके अंदर ये है कि हम शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, शेड्यूलिंग की बात करेंगे तो शेड्यूलर्स भी होंगे। शेड्यूलर क्या होता है, शेड्यूलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम होता है जो ये सारी जो प्रोसेस शेड्यूलिंग को मेंटेन करता है, ठीक है। शेड्यूलर क्या करता है, इन सबको सिलेक्ट करता है कि भाई कौन सी प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट होगी। अब उसके बाद देखो ये तो हो गया आपका शेड्यूलर, शेड्यूलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है। एंड शेड्यूलिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग होती है आपकी सेट ऑफ पॉलिसीज एंड मैकेनिज्म। मतलब कि एक तरह से आप इसके अंदर ये सिलेक्ट करना चाह रहे हो कि अभी आपके पास 5 प्रोसेस है, उनमें से कौन सी फिलहाल सिलेक्ट होगी, कौन सी नेक्स्ट सिलेक्ट होगी, तो इसका एक मैकेनिज्म, इसकी एक पॉलिसी भी तो दी जाएगी जिसके, या फिर अपने मन से सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसा तो है नहीं अपने मन से सिलेक्ट कर लिया, तो कोई ना कोई पॉलिसी, कोई ना कोई मैकेनिज्म होता ही है। एंड ये पॉलिसी और मैकेनिज्म कहाँ पे डिफाइन होती है, आपकी शेड्यूलिंग के अंदर डिफाइन होती है, ठीक है। उसके अलावा शेड्यूलर क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम होता है जो ये सारी चीजें देखता है, मतलब कि कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, ये काम किसका है, शेड्यूलर का है। अब कितने शेड्यूलर होते हैं, 3 शेड्यूलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। 3 शेड्यूलर हो गए। अब एक बार ये देखिए कि आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम जॉब शेड्यूलर भी कह देते हैं, ठीक है। एंड जॉब क्यू ये मेंटेन करेगा, और जो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो किसको देखता है, वो रेडी क्यू को देखता है। और जब मीडियम टर्म शेड्यूलर की बात हो रही होती है तो उसके अंदर स्वैपिंग आती है, ठीक है। तो ये इनके मेन कीवर्ड्स है। उसके बाद डिटेलिंग के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको अपनी प्लेलिस्ट देखनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे 3 शेड्यूलर्स, ठीक है। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट आता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट, की भाई कौन सी प्रोसेस को कौन सा डिवाइस एलोकेट करवाना है, तो वो किसका काम है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका सिक्योरिटी भी देता है ये, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट भी इसका काम है। बूटिंग में भी कहीं ना कहीं जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल होता है, अगर बूटिंग की बात करें तो 2 टाइप्स की बूटिंग मैंने आपको बता रखी है, कोल्ड बूटिंग एंड आपकी सॉफ्ट बूटिंग, ठीक है। सॉफ्ट बूटिंग को हम वार्म बूटिंग भी कह देते हैं। तो वार्म बूटिंग के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल होता है। उसके अलावा ये एक यूजर इंटरफेस का काम करता है, सिक्योरिटी देता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, एरर डिटेक्टिंग में भी हेल्प करता है, नेटवर्क मैनेजमेंट भी करता है, और आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूजर एंड अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सारे क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अब चलिए बात करेंगे हम किसकी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपके कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं वो देख लो। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई इनमें से कौन सा पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कौन सा नहीं होता, तो एक तो होता है आपका हार्डवेयर, ठीक है। सेकंड आपका कर्नल होता है। कर्नल काफी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग। जो कर्नल क्या करता है, आपका कम्युनिकेट टू हार्डवेयर डायरेक्टली थ्रू ड्राइवर्स। क्या करेगा कर्नल, कर्नल डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है टू हार्डवेयर थ्रू ड्राइवर्स। थर्ड आपके ड्राइवर्स होते हैं। उसके बाद आपका यूजर स्पेस है जहां पे यूजर प्रोसेस रन करती है, ठीक है। तो इतना में समझ में आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा रोल किसका, आपका कर्नल का होता है। तो ये कर्नल क्या होता है, तो देखो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो आपका सेंट्रल कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका कर्नल होता है, ठीक है। एंड ये जितने भी हमने फंक्शंस की अभी बात करी है ना, फंक्शन मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये एक्चुअली में कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग कर्नल कर रहा होता है, ठीक है।
कर्नल करता है। कर्नल एक तरह से हम कह सकते हैं कि कर्नल एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो जब हम स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर में लोड कर रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या लोड होता है? सबसे पहले कर्नल लोड होता है, एंड वो आपका कर्नल मेमोरी में कब तक रहेगा? जब तक आपका सिस्टम चल रहा है तब तक आपका कर्नल क्या रहेगा? मेमोरी के अंदर लोड रहता है। ठीक है, जब आप उसको शट डाउन कर दोगे तभी वो मेमोरी से बाहर जाएगा। फिर हमने बात करी थी कर्नल के टाइप्स की। तो देखो 5 टाइप्स है यहाँ पे। अगर जनरली पूछ लिया जाए, वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आ जाए कि इनमें से कौन सा कर्नल का टाइप्स है, तो देखो एक है मोनोलिथिक कर्नल, माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल, एक्सो कर्नल और नैनो कर्नल। ये 5 कर्नल की हमने बात करी थी। ठीक है, तो इतना हो गया। सेकंड, अगर हमसे पूछा जाए कि फैक्टर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन, कौन कौन से फैक्टर्स का जो है इम्पैक्ट होता है जब आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हो, तो इसमें जो आपके मेन फैक्टर्स है वो देख लो। ऑप्शंस में अगर मिल जाए आपको भाई इनमें से कौन कौन सा फैक्टर्स होता है, तो एक तो उसकी परफॉर्मेंस ध्यान देनी चाहिए हमें, दूसरा आपका प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है, थर्ड आपका करेक्टनेस एंड मेंटेनेबिलिटी है, एंड स्टैंडर्ड्स एंड ओपन सोर्स। ठीक है, तो मेनली आपका परफॉर्मेंस ज्यादा होता है। जब भी हम सीपीयू शेड्यूलिंग की हम जहाँ पे बात करेंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है सीपीयू की वो क्या होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। तो परफॉर्मेंस का यहाँ पे काफी ज्यादा रोल रहता है। ठीक है, उसके अलावा आपके प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, बाकी ये सब चीजें रहेंगी। तो इतना हो गया। फिर बात करेंगे किसकी? यहाँ पे व्यू की बात करें तो अगर व्यू की हम बात करें तो 2 व्यू होते हैं, एक होता है आपका यूजर व्यू और एक होता है आपका सिस्टम व्यू। ठीक है, व्यू कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूजर व्यू, एक होता है सिस्टम व्यू। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद एक टर्म आती है सिस्टम कॉल। अब सिस्टम कॉल क्या होती है? तो देखो, यूजर को जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई सर्विस चाहिए तो उसको वो क्या करता है? सर्विस कॉल, सिस्टम कॉल की हेल्प से क्या करता है? वो रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, तो क्या करेगा? वो रिक्वेस्ट भेजेगा किसको? कर्नल को, कि भाई उसको ये पर्टिकुलर सर्विस चाहिए। तो यूजर कर्नल से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है? अपनी जो सिस्टम कॉल है उनकी हेल्प से इंटरेक्ट कर रहा हो। अब चलिए किसकी बात कर लेते हैं हम? डिवाइस मैनेजमेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, जब डिवाइस मैनेजमेंट की बात हो रही होती है तो हमें पता है कि भाई कौन सा डिवाइस एलोकेट करना है, कौन सा डी एलोकेट करना है, ये किसका काम है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ठीक है, अब जब डिवाइस मैनेजमेंट की बात होती है तो इसमें ना कुछ फीचर्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कुछ फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो अगर आपने एग्जाम में देखा वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई स्पीड मिसमैच है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की सीपीयू की स्पीड क्या है? मिसमैच है, इसको मैच करने के लिए क्या यूज करोगे? तो ये जो स्पीड मिसमैच वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये कहाँ पे इंक्लूड है? आपका डिवाइस ड्राइवर में इंक्लूड है। ठीक है, तो सबसे पहली तो बात यह है कि स्पीड, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि भाई वो स्पीड को क्या रखे? बराबर रखे। अब समझ लो कि जो प्रिंटर है उसकी प्रिंट करने की स्पीड काफी फास्ट है एज कंपेयर टू कीबोर्ड। तो ये स्पीड मिसमैच जो हो रही है इसका कौन का मतलब देखेगा कि भाई मेंटेन करेगा स्पीड को? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करेगा। सेकेंड है आपका यूनिट्स ऑफ ट्रांसफर, कि जो आपका डेटा हमने ट्रांसफर किया है वो किस फॉर्म में ट्रांसफर किया है? तो वो आपका बिट, बाइट, वर्ड, रिकॉर्ड, फील्ड, इन सब की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो मैंने आपको बताया भी है, सबसे छोटी आपकी बिट होती है, फिर बाइट होती है, फिर फील्ड होता है, फिर रिकॉर्ड होता है, फिर आपकी फाइल होती है, एंड देन लास्ट में आपका डेटाबेस क्रिएट होता है। ठीक है, फिर थर्ड आती है आपकी डेटा रिप्रेजेंटेशन, कि यहाँ पे जो आपका डेटा है वो किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसके लिए मैंने कुछ एनकोडिंग टेक्निक्स आपको बता रखी है। एक आपको ASCII कोड भी बताया हुआ है, उसके अलावा EBCDIC कोड भी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। ठीक है, एंड आपका BCD भी है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये कुछ एनकोडिंग टेक्निक्स यहाँ पे यूज होती है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगला चलते हैं शेयरिंग। यहाँ पे जो डिवाइसेज है आपके वो शेयरेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, फिर आती है आपकी बफरिंग। बफरिंग को काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बफरिंग किस लिए यूज की जाती है? तो बफरिंग एक तरह से स्टोरेज डिवाइस के लिए यूज होती है। दूसरा जो आपका बफरिंग यूज होता है, जो ये स्पीड मिसमैच हो रही है ना उसको इक्वल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं हम? यहाँ पे बफरिंग का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होती है? तो स्पूलिंग का मतलब यह हो गया कि आज मैंने आपको स्पूलिंग करवाया हुआ भी है सीपीयू शेड्यूलिंग में। स्पूलिंग का मतलब क्या है कि
जब भी आप कोई प्रोसेस भेज रहे हो तो वो सबसे पहले डायरेक्टली उस पर्टिकुलर डिवाइस के पास जाने की बजाय वो कहां पे जाती है, वो आपकी स्पूल में या उस बफर के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। ठीक है, क्योंकि स्पीड इक्वल नहीं है ना। अगर डायरेक्टली आप प्रिंटर को सारी चीजें भेजते जाओगे तो प्रिंटर किसको प्रिंट करेगा? तो इसीलिए प्रिंटर अपना एक काम कर रहा है, प्रिंटर अपनी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके बाद यूजर जितना भी भेज रहा है प्रिंट करने के लिए वो कहां पे स्टोर होती जा रही है, आपकी स्पूल में स्टोर होती जा रही है। एंड देन प्रिंटर क्या करेगा, स्पूल से उठा लेगा। तो स्पूल और प्रिंटर की स्पीड क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। एंड उधर दूसरी साइड में यूजर जिस भी डिवाइस का यूज करके अपनी प्रिंट कमांड दे रहा है वो और उस स्पूल की क्या रहेगी, स्पीड बराबर रहेगी। तो स्पूलिंग यहाँ पे किस लिए यूज हो रहा है, वो भी एक तरह से आपका जो डिवाइस की स्पीड के लिए यूज हो रहा है। उसके अलावा ये क्या है, आपका एक डेटा को सेंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा स्पूलिंग हो गया। एंड जो सबसे ज्यादा कॉमनली आपकी स्पूलिंग यूज होती है ना, वो है आपकी प्रिंट स्पूलिंग, जिसका एक भी एग्जांपल मैंने आपको दिया भी है। स्पूलिंग हो गया। ठीक है, ये आपकी डिवाइस मैनेजमेंट से रिलेटेड टर्म्स होती है। अब चलिए बात कर लेते हैं किसके, हम यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट अप्रोचेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 अप्रोचेस इंक्लूड होती है जब डिवाइस मैनेजमेंट अप्रोचेस की बात होती है। तो कितनी अप्रोचेस आती है यहाँ पे, 3 अप्रोचेस आती है। कौन कौन सी आती है, पहले तो नाम देख लो यहाँ पे। फर्स्ट है आपकी डायरेक्ट इनपुट आउटपुट, सेकंड है आपकी मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, एंड थर्ड है आपकी डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो जो डायरेक्ट इनपुट आउटपुट है वो क्या होती है, तो उसके अंदर देखो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो एक्सप्लिसिटली ट्रांसफर करते हैं डेटा को टू एंड फ्रॉम द कंट्रोलर्स डेटा रजिस्टर। तो कौन सी आपकी डायरेक्ट इनपुट आउटपुट, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्सप्लिसिटली ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो 2 टेक्निक हम यूज करते हैं डिवाइस मैनेजमेंट अप्रोचेस में, वो 2 आपकी देखो, एक तो है पोलिंग। ठीक है, जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात हो रही थी तो वहां पे भी मैंने आपको पॉलिंग करवाया था। एंड एक आपका इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट, तो इंटरप्ट के बारे में भी मैंने आपको वहां पे बताया था। तो जो आपकी डायरेक्ट इनपुट आउटपुट है उसमें जब पॉलिंग यूज होगी तो वो है आपकी डायरेक्ट इनपुट आउटपुट पॉलिंग, एंड सेकंड बन जाएगी आपकी इंटरप्ट ड्राइवन डायरेक्ट इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी डायरेक्ट इनपुट आउटपुट हो गई। सेकंड आपकी क्या है, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। तो मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट क्या होती है कि इसके अंदर हम एड्रेसिंग का यूज करते हैं। किसके एड्रेस किया यूज कर रहे हैं, एड्रेसिंग का यूज कर रहे हैं। एंड सेम एड्रेस स्पेस यहाँ पे यूज होता है। क्या यूज होता है, आपका सेम एड्रेस स्पेस यूज होता है किसके लिए, बोथ मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसमें जो 2 टेक्निक आएगी वो है आपकी मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट विद पोलिंग, एंड आपकी सेकंड है इनपुट इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट। ठीक है, थर्ड क्या है, डीएमए है। डीएमए का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, रीड राइट करते हैं फ्रॉम मेमोरी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू। जो आपकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की लास्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको डीएमए के बारे में सब कुछ बताया था। तो यहाँ पे वो सेम डीएमए यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज हो रहा है। तो ये क्या हो गई भी, हमने डिवाइस मैनेजमेंट की बात कर ली, प्रोसेस मैनेजमेंट की बात हो गई। प्रोसेस मैनेजमेंट में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी हमने बात करी। एंड एक प्रोसेस मैनेजमेंट में एक ये देखो कि एक होती है आपकी प्रोसेस और एक होती है आपकी थ्रेड। ठीक है, तो थ्रेड क्या होती है, थ्रेड भी एक तरह से प्रोसेस ही होती है, लेकिन थ्रेड आगे लाइट वेट। प्रोसेस एंड थ्रेड के बीच में मैंने आपको डिफरेंस करवाया था वहां पे। तो थ्रेड क्या है, आपकी लाइट वेट प्रोसेस ही होती है। एंड यहाँ पे देखो 3 फंक्शंस होते हैं, उन 3 फंक्शंस के नाम देख लो कौन कौन से हैं। एक आपका फोक फंक्शन है, एक क्विट फंक्शन है और एक जॉइंट फंक्शन है। तो क्विट फंक्शन तो नाम से पता चल रहा है, क्विट का मतलब टर्मिनेट करेगा, एंड जॉइंट का भी नाम से पता चल रहा है कि मर्ज करेगा, कंबाइन करवाएगा। फोक फंक्शन FORK, फोक फंक्शन क्या करेगा, तो ये आपका क्रिएट करता है किसी अनदर प्रोसेस को, किसी दूसरी प्रोसेस को क्रिएट करेगा, लेकिन सेम एड्रेस स्पेस में। ठीक है, एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछी जाए कि भाई फोक फंक्शन क्या करता है, तो फोक फंक्शन किसी दूसरी प्रोसेस को क्रिएट करता है, क्रिएट अनदर प्रोसेस इन सेम एड्रेस स्पेस। ठीक है, बिगिनिंग एग्जीक्यूशन एट इंस्ट्रक्शन लेबल। तो यहाँ पे देखो कि आपको जितनी बार फोक फंक्शन दिखाई दे एंड पूछे कि भाई कितनी प्रोसेस क्रिएट होगी, तो काउंट कर लेना कितने फोक फंक्शन है, उतना क्रिएट होगा। ठीक है, प्रोसेस मोड की जब बात करते हैं तो 2 मोड आते हैं। एक होता है आपका यूजर मोड, जब यूजर काम कर रहा होता है। सेकंड आपका कर्नल मोड, जब कर्नल काम कर रहा होता है। वो हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई।
ठीक है। और क्या किया था हमने, अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो मैंने आपको कौन कौन से टाइप्स करवा रखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक बार मैं आपको नाम बता देती हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपको नाम से याद आ जाना चाहिए कि क्या क्या उसमें हुआ था। सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर दिया जाता है, बैच बना दिए जाते हैं। स्टार्टिंग में यूज कर रहे थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जब बात करते हैं तो पहली जनरेशन के अंदर आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। एंड जो सेकंड है आपका, हाँ, और अगर पूछा जाए कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा प्रॉब्लम राइज होती है, तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम आपकी बैच के अंदर आती है। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई प्रोसेस है, ठीक है, एंड किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम इतना ज्यादा है, और किस कोई दूसरी प्रोसेस है जिसको 2 सेकंड चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन और जो अभी फिलहाल जो एग्जीक्यूट हो रही है उसका एग्जीक्यूशन इतना ज्यादा है, इतना लंबा है कि वो रिसोर्सेज को छोड़ ही नहीं रही है, तो दूसरी जो 2 सेकंड वाली प्रोसेस है उसको बहुत लंबा वेट करना पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाती है, आपकी स्टारवेशन की प्रॉब्लम कहलाती है, ठीक है। एंड सेकंड इसका डिसएडवांटेज है नॉट इंटरेक्टिव, लेकिन स्टारवेशन क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है। सेकंड यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग का नाम से पता चल रहा है कि भाई जब एक से ज्यादा प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। थर्ड आपका मल्टी प्रोसेसिंग है, यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर हो गई। मल्टी प्रोसेसर का मतलब एक से ज्यादा सीपीयू यहाँ पे रहेंगे। मल्टी प्रोसेसिंग की अगर टाइप्स की बात करें तो एक सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होता है, एक एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है, तो मैं सिर्फ आपको एक बार नाम बता रही हूँ कि भाई ऐसा ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं वो क्या करेंगे, एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी को शेयर करते हैं, वो क्या है आपका सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है। एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में मास्टर एंड स्लेव का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब कि मास्टर डिसाइड करेगा कि कौन सी स्लेव को क्या देना है, ठीक है। तो मास्टर एंड स्लेव का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इनके डिफरेंस किए थे। देन आपका आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एक से ज्यादा टास्क एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो वो क्या आपका मल्टीटास्किंग है। इसके अंदर क्या दे दिया जाता है, एक टाइम अमाउंट दे दिया जाता है कि भी इस पर्टिकुलर प्रोसेस को इतना टाइम दे दिया गया है। फिर आती है आपकी प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग एंड एक आपकी नॉन प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग, ठीक है। प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग क्या होती है भाई, इसके अंदर क्या होगा कि प्रिमिटिव का मतलब क्या हो गया कि एक हाईएस्ट प्रायोरिटी आ गई, तो फिलहाल जो पर्टिकुलर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है वो क्या करेगी, वेट करेगी, एंड जो अभी प्रिमिटिव प्रोसेस आई है, मतलब जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आई है वो क्या करेगी, एग्जीक्यूट होगी। नॉन प्रिमिटिव के अंदर कोई प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। कंटेक्स्ट स्विच एक कीवर्ड है, एक की नाम है आपके सामने, कंटेक्स्ट स्विचिंग। अब एक कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, तो देखो कंटेक्स्ट स्विचिंग को मैंने आपको विद एग्जांपल और विद डायग्राम मैंने आपको समझाया हुआ था, तो वो क्या है, देखो कि एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है एंड एक दूसरी प्रोसेस के ऊपर उसको स्विच करना है, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे उसको स्विच करना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस की सारी डिटेलिंग कहाँ स्टोर होगी, पीसीबी में स्टोर होगी, एंड जो जिसमें स्विच कर रहे हो उसकी डिटेल कहाँ पे स्टोर है, उसकी डिटेल भी पीसीबी में स्टोर है। तो इस प्रोसेस की डिटेल को पीसीबी में स्टोर करना है एंड इस प्रोसेस की डिटेल को पीसीबी से उठा के लाना है। तो इसी चीज को क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, कंटेक्स्ट स्विचिंग कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं डायरेक्टली जंप करके उसके ऊपर चली जाएगी, ऐसा स्विचिंग नहीं होता। तो स्विच करने के लिए इसी तरह से इस प्रोसेस को अपनाया जाता है कि भाई पहले इसकी डिटेल को स्टोर करो, उसकी डिटेल को उठाओ, ये बीच में क्या रहता है, इस बीच का जो टाइम है ना, यहाँ पे आपका सीपीयू आइडल रहता है, कोई काम नहीं कर रहा होता, एंड इसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कंटेक्स्ट स्विचिंग कह रहे हैं, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विचिंग किसका कब कब हो सकती है, या तो कोई इंटरप्ट आ जाए, या कोई मल्टीटास्किंग काम हो रहा है, मतलब उनको 2-2 सेकंड का टाइम मिला है, 2 सेकंड खत्म हो गया, स्विच करेगा, ठीक है, या फिर कोई यूजर कर्नल स्विच आ जाए। इन तीन ये जो तीन हमने ड्राइवर्स की बात करी है, इनकी वजह से आपका कंटेक्स्ट स्विचिंग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या देखा था हमने, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, एंड
एक बात और है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसकी लॉजिकल एक्सटेंशन क्या है, which operating system is the logical extension of a multi programming operating system, तो वो है आपका जो आपका ये क्या कहते हैं मल्टीटास्किंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एंड आपकी मल्टीटास्किंग के अंदर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है टाइम शेयरिंग एल्गोरिदम, तो इसके भी हम एक तरह से मल्टीटास्किंग सिस्टम ही बोल देते हैं। इसके अंदर भी जो टाइम दे दिया जाता है उस टाइम लिमिट को हम क्या कह रहे हैं, क्वांटम कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने जो देखा था वो था आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर नेटवर्क के थ्रू आपके जो डिवाइसेस है वो नेटवर्क के थ्रू क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था। फिर इसके अंदर हमने क्लाइंट सर्वर सिस्टम की बात करी थी, एक पीयर टू पीयर सिस्टम की बात कर रही थी, ठीक है। 3 टायर, 2 टायर, एन टायर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमने देखा था। एक आता है आपका लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक आता है आपका टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो जो टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसके अंदर मेमोरी शेयर होती है, ठीक है। टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर टाइटली कपल्ड मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, इसके अंदर आपकी मेमोरी क्या होती है, शेयर्ड होती है। एंड जो लूजली कपल्ड मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के मैं दो टाइप्स बता रही हूँ, एक आपका लूजली कपल्ड, एक आपका टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड के अंदर मेमोरी शेयर्ड होती है, एंड जो लूजली कपल्ड होता है ना, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। उसमें क्या है, आपकी मेमोरी शेयर्ड नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर यहाँ पे आता है एक मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट। एक टर्म हमने देखी थी मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट। देखो जब भी आप रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो तो मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप सारे रीडिंग के ऑपरेशन हो रहे हैं तो कोई मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ठीक है। मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट होगा जब एक ही लोकेशन पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। देखो मैं भी क्या कर रही हूँ, एक वेरिएबल एक्स है, मैं उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, आप भी सेम टाइम पे उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, तो इसे क्या कहते हैं, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। मतलब कि एक ही टाइम पे क्या कर रहे हैं हम, उस सेम मेमोरी के कंटेंट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जिसे को हम मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। फिर यहाँ पे एक टर्म हमने देखी थी पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखो कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्यों यूज होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग एक होती है आपकी सिंगल प्रोसेसिंग, एक होती है पैरेलल प्रोसेसिंग। तो पैरेलल प्रोसेसिंग अपनी फास्ट होती है, एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, इसीलिए हम किसको यूज करते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स हमने देखी थी। फिर आपका लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक था हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक था सॉफ्ट। यहां से एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं। तो देखो जो आपका हार्ड रियल टाइम है उसके एग्जांपल है आपके, ये ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता है, ये सैटेलाइट्स में लॉन्च में है, रेलवे सिग्नलिंग में आपका, और जब आप एग्जाम देके आ रहे होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, उसमें आपका कौन सा यूज हो रहा है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होता है। एंड जो गेम्स वगैरह है उसमें आपका सॉफ्ट होता है, ठीक है। वेपन सिस्टम, रोबोट, एयर ट्रैफिक, ये भी कुछ एग्जाम्पल थे। तो ये क्या हो गया, हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा। एक सिंगल क्लास है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार देख लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी आपके पास टाइम है। फिर हमने देखी थी भाई सीपीयू शेड्यूलिंग। तो सीपीयू शेड्यूलिंग को मैंने आपको सीपीयू शेड्यूलिंग के एक सिंगल क्लास में मैंने आपको सारी सीपीयू शेड्यूलिंग करवाई हुई है, विद एग्जांपल मैंने आपको करवाई हुई है। कौन कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स करवाई है वो देखो एक बार। एक तो करवाई थी मैंने आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। क्या करवाया था, इससे पहले देखो इसमें 3 टाइम होते हैं, एक होता है आपका वेटिंग टाइम होता है, एक होता है आपका टर्न अराउंड टाइम होता है, और एक होता है आपका रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो जब भी आप शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की बात कर रहे होते हो तो आपको ये तीनों टाइम क्या होते हैं कैलकुलेट करने आने चाहिए। एंड सबसे ज्यादा आपको टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम अगर आपको आता है तो टर्न अराउंड टाइम के अंदर आपको वेटिंग टाइम भी निकालना होता है, तो वो ऑब्वियसली आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 मैंने आपको निकालने सिखाए थे। अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो एक बार देख लेना, लेकिन अभी तक जो मैंने ट्री 1 और ट्री 2 का जो क्वेश्चन पेपर देखा है उसके अंदर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका बिहार स्टेट है उसके अंदर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स इंपोर्टेंट रहेंगी। तो एक बार सेफ साइड के लिए अपनी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के न्यूमेरिकल्स देख लेना अगर आपको नहीं आती है तो। यहाँ पे देखो कौन कौन सी एल्गोरिथम्स मैंने आपको करवाई थी, एक बार मैं आपको नाम बता देती हूँ। अगर आपके माइंड में क्लिक होता है कि भाई हाँ ये एल्गोरिथम्स मुझे आती है, मैं सॉल्व कर लूंगा या कर लूंगी, तो देख लो।
एक तो आपकी आती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फीफो इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है उसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, उसका ड्रॉबैक है कन्वो इफेक्ट। क्या है उसका? कन्वो इफेक्ट, उसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एंड सेकंड आपका आता है स्टारवेशन की प्रॉब्लम भी यहाँ पे आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आपको देखने को मिल जाएगी, FCFS, ठीक है, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। सेकंड आपकी एल्गोरिथम थी FJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसके अंदर हम उस प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं जिसका वेटिंग टाइम सबसे स्मॉलेस्ट होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम जो पहले प्रोसेस आती है उसी को पहले एग्जीक्यूशन में दिया जाता है। एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आपकी प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव दोनों होती है। अगर नॉन प्रीम्प्टिव है तो मतलब जिसका वेटिंग टाइम कम है सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर प्रीम्प्टिव है तो जिसका वेटिंग टाइम कम है उसको तो एग्जीक्यूट कर रहे हो, लेकिन अगर उसके बाद कोई ऐसी प्रोसेस आ गई जो हाईएस्ट प्रायोरिटी रख रही है तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वो आपकी प्रीम्प्टिव हो जाती है। एंड जो आपकी ये प्रीम्प्टिव SJF एल्गोरिदम है इसको हम दूसरा नाम कहते हैं SSTN। क्या फुल फॉर्म रहेगी? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। SSTN आपकी प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम ही होती है, ठीक है, SSTN। तो ये सब मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा रखा है, एग्जाम्पल करवाए हैं, न्यूमेरिकल करवाए हैं, फिर हमने राउंड रॉबिन एल्गोरिदम करी थी। सबसे इजी रहती है कि जितना टाइम दिया गया है उतने उतने टाइम के लिए उन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते जाओ, जितना रह जाता है उनको माइनस करते जाओ। फिर हमने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखी थी, जितना नंबर कम होगा उतनी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग थी। फिर हमने मल्टीपल क्यू शेड्यूलिंग देखी थी। अगर आप HPSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। UGC नेट एग्जाम के लिए भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है, लेकिन BPSC एग्जाम में अभी तक नहीं आई है, ठीक है, बिहार स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल क्यू शेड्यूलिंग हमने देखी थी, ठीक है। मल्टीपल क्यू शेड्यूलिंग में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। एंड देन आपकी लास्ट थी मल्टीपल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। तो ये सारी हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स करी थी, ठीक है। तो एक बार एक न्यूमेरिकल देख लेना, गो थ्रू हो जाना अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। अभी तो मैं आपको सिर्फ ओरली बता रही हूँ, एक ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ, तो इसीलिए मैं आपको एकदम डिटेलिंग में नहीं बताऊंगी। फिर आता है आपका नेक्स्ट रिसोर्स शेड्यूलिंग। रिसोर्स शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मैंने करवाई है, लेकिन जो आपका BPSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो रिसोर्स शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। रिसोर्स शेड्यूलिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने किया था वो था आपका डिस्क शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट है, CPU शेड्यूलिंग और डिस्क शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट है। डिस्क शेड्यूलिंग में जो टाइम की बात करते हैं वो है आपका सिक टाइम, ठीक है, एक आपका रोटेशनल लेटेंसी टाइम और एक आपका ट्रांसफर टाइम। ये तीन इंपॉर्टेंट टाइम की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तो डायरेक्टली अगर एल्गोरिथम नहीं पूछता है तो वो ये भी पूछ सकता है कि भाई सिक टाइम क्या होता है। तो देखो, सिक टाइम इज द टाइम टेकन टू लोकेट द डिस्क आर्म टू a specified track where the data is to be read or written। क्या कह रहा है सिक टाइम? सिक टाइम मतलब क्या है कि जो आपकी डिस्क आर्म है ना, मैंने ये आपको एक पूरी डिस्क बना के दिखाई थी, तब आपको समझाया था, ठीक है, डिस्क किस टाइप से होती है, कहां से उसका सिक टाइम निकालते हैं, कहां से उसका रोटेशनल लेटेंसी टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो ये मैंने आपको करवाया था। तो देखो, सिक टाइम इज द टाइम टेकन टू लोकेट द डिस्क आर्म, मतलब जो आपकी डिस्क आर्म है उसको एक पर्टिकुलर ट्रैक पे लेके जाना एंड उस ट्रैक पे आपकी क्या करना, रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो उसको जो टाइम लगा, उस आर्म को उस पर्टिकुलर ट्रैक पे लेके जाने में जितना टाइम लगा उसे क्या कहते हैं, सिक टाइम कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पे जो एल्गोरिथम्स की हमने बात करी थी वो थी आपकी FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, स्कैन एल्गोरिदम, और आपकी SSTF है, C स्कैन है, C लुक एल्गोरिदम है और लुक एल्गोरिदम है, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम्स की हमने यहाँ पे बात करी थी। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गई, SSTF हो गई। SSTF की फुल फॉर्म क्या होती है, शॉर्टेस्ट सिक टाइम फर्स्ट। तो ये भी मैंने आपको एक पर्टिकुलर क्लास से, एक सिंगल क्लास में करवाई हुई है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, तो वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे किया था वो क्या था, अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी, डेडलॉक की। डेडलॉक क्या होता है? तो डेडलॉक का मतलब क्या है, डेडलॉक क्या है, इज ए सिचुएशन वेयर
each of the computer process wait for a resource which is being assigned to some other process. ठीक है, डेडलॉक क्या है कि यहाँ पे मान लो दो प्रोसेस है, ठीक है, एंड दोनों प्रोसेस को हमारे पास दो रिसोर्स है, दो प्रोसेस है, दो रिसोर्स है, एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स ले लिया, दूसरी प्रोसेस ने दूसरा रिसोर्स ले लिया, एंड दोनों प्रोसेस को दोनों रिसोर्स चाहिए क्या होने के लिए, कंप्लीट कर होने के लिए। अब पहली प्रोसेस अपना रिसोर्स नहीं दे रही है, क्यों? क्योंकि उसको दूसरा रिसोर्स चाहिए तभी तो वो कंप्लीट होगी, तो वो अपना रिसोर्स नहीं छोड़ रही। सेकंड प्रोसेस को भी क्या है, पहले वाला रिसोर्स चाहिए और वो अपने वाला रिसोर्स भी नहीं छोड़ रही, तो यहाँ पे क्या होगा, ना तो कोई प्रोसेस अपना रिसोर्स लीव करेगी एंड ना ही किसी दूसरा रिसोर्स उनको असाइन होगा, तो ये प्रोसेस ये क्या चली जाएंगी, डेडलॉक स्टेट में चली जाती है, जहां पे कोई भी काम नहीं हो रहा, आपका काम क्या हो गया, रुक गया, प्रोसेस क्या नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ रही, तो इसी चीज को क्या कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं। ठीक है, डेडलॉक से भी आपके बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ डेडलॉक की एक डेफिनेशन बता रही हूँ। ठीक है, एंड उसके अलावा इसकी 4 कंडीशंस होती है डेडलॉक की, वो देख लो क्या क्या होती है। तो फर्स्ट है आपकी होल्ड एंड वेट है, ठीक है, सेकंड आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, थर्ड आपका सर्क्यूलर वेट है, एंड फोर्थ आपकी नो प्रिम्पशन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई इनमें से कौन सी डेडलॉक की कंडीशंस होती है, तो आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, सेकंड आपकी होल्ड एंड वेट है, थर्ड आपकी नो प्रिम्पशन है, एंड फोर्थ आपकी क्या है, सर्क्यूलर वेट। ये 4 कंडीशन आपकी डेडलॉक की होती है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेडलॉक का आया नहीं है कुछ भी, तो हम आगे डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, वरना उसके अलावा आपकी डेडलॉक आपकी इग्नोरेंस की होती है, डेडलॉक प्रिवेंशन होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस होता है, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी होता है। कुछ भी ना करो तो एक बार बैंकर्स एल्गोरिदम जरूर देख लेना, अगर आपको लगता है कि बैंकर्स एल्गोरिदम एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो बैंकर्स एल्गोरिदम का मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया हुआ है, डेडलॉक से ही रहेगा वो आपका रिलेटेड, तो वो जरूर देख लेना आप कि बैंकर्स एल्गोरिदम के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बैंकर्स एल्गोरिदम अगर आपसे पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो डेडलॉक अवॉइडेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बैंकर्स एल्गोरिदम हो गई। एंड फिर आता है आपका डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। ठीक है, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी के लिए देखो हम क्या करेंगे, डेडलॉक डिटेक्ट करो, सबसे सिंपल सी बात है, डेडलॉक डिटेक्ट करो एंड देन रिकवरी करो। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, किसी भी रिसोर्स को प्रिम्प्ट कर सकते हो। प्रिम्प्ट का मतलब उसको आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी, तो अब उस रिसोर्स को आपने प्रिम्प्ट कर दिया। सेकंड है आपका रोल बैक टू सेफ स्टेट, मतलब इससे पहले जो आप सेफ स्टेट में गए थे आप वहां पे चले जाओ, आपको पता चला इस पर्टिकुलर स्टेट पे क्या आ गया, डेडलॉक आ गया, तो डेडलॉक आ गया, आप पीछे मूव कर जाओ, अंडू कर लो, जहां पे डेडलॉक नहीं आ रहा था वहां चले जाओ। ठीक है, ये दो आपके पास मेथड है। प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर बात करें, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से डेडलॉक आ रहा है, तो उस प्रोसेस को किल कर दो, किल द प्रोसेस, मतलब कि आप उस प्रोसेस को क्या कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो। ठीक है, सेकंड क्या, किल ऑल द प्रोसेस, सारी प्रोसेस को टर्मिनेट कर दो, स्टार्टिंग से एकदम जीरो से स्टार्ट करो। वो क्या है आपकी, यहाँ से इस तरह से आप डेडलॉक को क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, एंड डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी में आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज होता है। ठीक है, RAG, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। आज के लिए इतना ही। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बाकी के रह जाते हैं आपके मेमोरी मैनेजमेंट में, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस, कॉम्पैक्शन, फ्रैगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, डिमांड पेजिंग, इन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है कि मैम आपने ओरली अच्छा करवाया है, कि आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रही है, यूजफुल रही है, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट क्लास बनाने में मोटिवेशन मिले। एंड पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।